हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड के क्लास 9 के अनऑफिशियल सेट को, जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के अनऑफिशियल सेट को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को याद कर ले। जिस प्रकार 10th वाले बच्चों का रिजल्ट हुआ पावरफुल, उसी प्रकार आप लोगों का भी होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब है हिटलर ने 1919 ईस्वी में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। महामंदी के जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो चुके थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी, तो नाज़ियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाज़ी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बन गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लेकिन यह नया वाइमर गणराज्य जर्मनी के अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। अतः वाइमर गणराज्य की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित प्रकार की थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर थोपी गई वर्साय की कठोर एवं अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेवार मानती थी। दूसरा, रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी के कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ा। तीसरा, युद्ध अपराधी के रूप में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाने में वाइमर गणराज्य असमर्थ था। चौथा, जर्मनी द्वारा हर्जाना चुकाने से इनकार करने पर फ्रांस ने जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वाइमर गणराज्य की प्रतिष्ठा को बहुत हानि हुई। पांचवा, 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बढ़ी महंगाई को नियंत्रित करने में वाइमर गणराज्य असफल रहा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा बस्तर में अंग्रेजों का राज था, वहीं जावा में डचों का राज था। दोनों ही यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें थीं, अतः उनके वन प्रबंधन में भी काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। डच भी अंग्रेजों की तरह रेल लाइन बिछाने एवं हवाई जहाज निर्माण के लिए लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जावा में भी वैसी ही वैज्ञानिक वानिकी अपनाई गई थी जैसी भारत में थी। जैसे बस्तर में वन प्रबंधन के नाम पर अंग्रेजों ने आदिवासियों के आवागमन पर रोक लगा दी थी, वैसे ही जावा में डचों ने वहाँ के समुदायों के साथ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बस्तर एवं जावा दोनों जगहों पर अंग्रेजों ने एक समान रूप से ही वन प्रबंधन करना चाहा। दोनों ही स्थानों पर विद्रोह भी हुए। जहां बस्तर में गुंडा धूर ने बागडोर संभाली, वहीं जावा में यह काम स्रोतिको सामिन ने किया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कोई भी युद्ध पर्यावरण के लिए
भी उतना ही हानिकारक होती हैं जितना समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए। युद्ध न केवल प्रत्यक्ष अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भी जंगलों को प्रभावित करती हैं। जंगल प्राकृतिक साधनों जैसे परिपूर्ण होते हैं। वे रोटी, कपड़ा, मकान तीनों आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। युद्ध इसी प्राकृतिक सौंदर्य को बंजर जमीन तब्दील कर देती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भले ही भारत और इंडोनेशिया सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, पर औपनिवेशिक ताकतों ने अपनी साम्राज्यवादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे ही वनों का दोहन किया। उस समय रेलगाड़ियों एवं जहाज़ों के चलने के लिए लकड़ियों का उपयोग आवश्यक था। इसकी आपूर्ति भारत एवं अन्य उपनिवेशों में लाखों वृक्ष काटकर पूरी की गई। जब जापानी सेना जावा पर कब्जा करने वाली थी, तब डचों ने भस्म करो और भागो की नीति अपनाई, जिसके चलते विशाल लाठों के ढेर में आग लगा दी गई ताकि वे जापानियों के हाथ न लगे। आधुनिक युग में पर्यावरण आतंकवाद की संज्ञा आम हो चली है। अतः युद्ध से दूर और ब्रिज के पास रहना आज के समय की ज़रूरत है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम किसे कहा जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित किया, परंतु कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचा रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को 1 ग्राम के नाम से जाना गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती पर पाबंदी क्यों लगाया? तो इस सवाल का सही जवाब होगा औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती पर पाबंदी लगाया क्योंकि पहला, औपनिवेशिक सरकार घुमंतू खेती को वनों के लिए हानिकारक मानती थी। दूसरा, वे भूमि को रेलवे के लिए लकड़ी पैदा करने के लिए तैयार करना चाहते थे, न कि खेती करने के लिए। तीसरा, उन्हें डर था कि जलाने की प्रक्रिया खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि वह उनकी बहुमूल्य लकड़ी को भी जला सकती थी। चौथा, घुमंतू खेती में सरकार के लिए कर की गणना कर पाना कठिन था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती को प्रतिबंधित कर दिया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है निर्धनता का आकलन करने की सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय न्यूनतम भोजन, कपड़ा, ईंधन, जूता, बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। चालू खाद्य आवश्यकता का सूत्र कैलोरी पर आधारित होती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। मौद्रिक अवस्था में इसका मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए 1000 रुपया प्रति माह किया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? तो इस सवाल का सही जवाब है भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग बीचों बीच गुजरती है। मानसूनी पवनें मुख्य 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती हैं। क्योंकि भारत की स्थिति लगभग इसी क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत को मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र बनाने में मदद करती है। मानसूनी जलवायु में पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। यह पवन पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर मालाबार तट पर भारी वर्षा कराती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे पहला तापमान,
वर्षा, सूर्य का प्रकाश, धरातल की बनावट, मिट्टी का प्रकार आदि से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करें। तो इस सवाल का सही जवाब है वनस्पति जगत। एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति जगत के समूह को वनस्पति जगत कहते हैं। यह बिना मनुष्य की सहायता के समय उगती है। साथ ही यह सूर्य की ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलने में सक्षम होती है। पृथ्वी पर प्राणियों से पहले इन वनस्पतियों का उदय हुआ था। प्राणी जगत, एक क्षेत्र विशेष में जीवों के समूह को प्राणी जगत कहते हैं। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती हैं, अतः जीवित रहने के लिए यह वनस्पति एवं एक दूसरे के जीवों पर निर्भर होती हैं। इनमें वंश वृद्धि करने की क्षमता होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और कहाँ कहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इस तरह आप लोग इसे छायांकित कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जनहित याचिका किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है जनहित याचिका के द्वारा कोई भी व्यक्ति अथवा समूह सरकार के किसी भी कानून अथवा कार्य के खिलाफ सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार के मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखा निजी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि वास्तव में इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुँच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बफर स्टॉक क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थित कीमत पर किसानों से अधिवेशन अनाज खरीदकर भंडारण करती है, जिस भंडारण को बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा या कमी वाले क्षेत्रों में कम कीमत पर जरूरतमंद लोगों को अनाज उपलब्ध कराना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर क्यों घटती जाती है, बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। वह शाखा भारत में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर में स्थित पर्वत इसे आगे नहीं जाने देती और यह मुड़कर उत्तर भारत के मैदानों में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ समुद्र से दूर बढ़ने से इनमें जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, जिससे इनकी वर्षा की क्षमता में क्रमशः कमी आने लगती है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग जिनके पास कम भूमि है या रोजगार से वंचित हैं। यह लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग जो शहरों का पलायन करते हैं वे भी असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। उसी तरह गर्भवती महिला, पारंपरिक सेवाएं, भिखारी, अनाथ, कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारतीय चुनाव आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है। एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के दौरान आवश्यक होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांश, निम्न अक्षांश की ओर गर्म और उच्च अक्षांशों की ओर ठंडी जलवायु पाई जाती है। दूसरा, ऊंचाई, समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचा होता है जैसे हिमालय क्षेत्र वहाँ उतना ही ठंडा होता है। तीसरा, वायुदाब एवं पवन तंत्र, उच्च दाब
से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, जिससे भारत में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। तीसरा, समुद्र से दूरी। जो स्थान समुद्र से जितना नज़दीक होता है वहाँ दैनिक और वार्षिक तापमान उतना ही कम होता है। चौथा, उच्चतम लक्षण। हिमालय की उपस्थिति से ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवा को रोककर अधिक ठंड होने से बचाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो इस सवाल का सही जवाब है 1905 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने जब जंगल के 2/3 भाग को आरक्षित करने के लिए घुमंतू कृषि पर पाबंदी लगाने, शिकार पर रोक, वन्य उत्पादन के संग्रह पर रोक लगाने जैसे प्रस्ताव से बस्तर के आदिवासी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका जीवन जंगल पर आश्रित था, जो अब अंग्रेजी सरकार उनसे छीन रही थी। 1910 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़क गया, जिसका नेतृत्व धुरवा समुदाय के गुंडा धुर ने किया था। इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।